नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। घड़ी में शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के आम बजट में झारखंड को भी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश के पूर्वोदय योजना का लाभ मिलेगा। आपको यह भी बताएंगे कि बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा क्यों हो रही है। इस खबर को भी आपको विस्तार तक पहुंचाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग विभाग के 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। खबर की शुरुआत करेंगे। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए झारखंड को भी कई अहम सौगातें दी हैं। वित्त मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की। इस योजना का लाभ झारखंड को भी मिलेगा। इसके अलावा बजट में आदिवासी समुदाय के लिए भी एक योजना का जिक्र है, जिससे आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। योजना के तहत आने वाले जिलों और जनजातीय बहुल्य गांव में जनजातीय परिवार वालों को जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए यहां पर काम किया जाएगा। संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। और आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राशि से कितना ले रहे हैं। 4 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? और आम बजट को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। आंकड़े तो बड़े बड़े देती रही है केंद्र सरकार, लेकिन पिछले साल या उसके पिछले साल सुखाड़ के लिए या किसी आपदा की स्थिति में झारखंड सरकार ने जो भी केंद्र सरकार से मांग रखा है उसे रिजेक्ट करता रहा गया है। इस बार भी सुखाड़ की परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं। मुझे भरोसा है कि अगर कुछ कृषि में प्रोविजन इन लोगों ने किया है तो झारखंड के साथ भी न्याय करने का प्रयास होगा और सुखाड़ में जो राहत हम लोग अपने यहाँ के किसानों को जो उन्हें उनके जमीन के अनुरूप मिलना चाहिए। तो यहाँ आपको इस बजट से हमारे राज्य के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके आप वादे नहीं देखे कि 2014 में कहे थे कि 2022 तक सारे देश के मिट्टी के मकान पक्का मकान बना देंगे। कहाँ उनका वादा चला गया? 15 लाख वाला वादा कहाँ चला गया? इस बार का जो बजट है वो सिर्फ एक घोषणा मात्र का है, उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। जब इन्होंने इतने सालों तक शासन करने के बाद युवाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया तो अब इनसे क्या उम्मीद की जाए। और बजट को लेकर सत्ता और सरकार पक्ष आमने सामने आ गए। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि यह बजट सिर्फ छलावा है, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने भी जेएमएम और कांग्रेस पर पलटवार किया है। जा सकती है ये अपने जो इनके आका हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बजट बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े घराने हैं, उनके लिए बजट फायदेमंद हो। आदिवासी गांवों को दिया गया है, इसके तहत जनजातीय उन्नत ग्राम योजना उसका नाम दिया गया है। इसमें 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, इस बार 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना है। बजट आम लोगों के लिए नहीं,
आम बजट खास लोगों की। एनडीए का बजट केवल और केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बनाए और बचाए रखने का बजट है। इसका घोर निंदा करता हूं और आपत्ति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। केवल व्यापारियों को मिला है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ बजट में नहीं है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए बजट में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कृषकों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई नया प्रावधान नहीं लागू किया गया, नया बजट नहीं लाया गया। इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि 24-25 का सरकार बजट पेश की है, लेकिन पुरानी डबली पुरानी राख, केवल ऊपर का पन्ना बदल दिया गया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव की राह इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं दिख रही है। गठबंधन में अब बड़े भाई की भूमिका को लेकर अभी से किचकिच शुरू हो गई है। सीटों पर दावेदारी को लेकर इस बार कोई पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? जेएमएम कांग्रेस के बीच ठनेगी रार। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा। जेएमएम और आरजेडी ने भी लगाया जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव की राह नहीं इतनी आसान। बस यूं समझ लीजिए कि सीटों की दावेदारी है और बड़े भाई की भूमिका की लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका को लेकर जो बयान दिया है, उससे सियासी तापमान बढ़ गया है। बड़ा भाई पूरा देश जानता है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका पूरे देश में निभा रही है और उस निमित्त सारी चीजें तैयार हो रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बड़ा भाई माना कांग्रेस को। जनाधार हम लोगों का ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बावजूद हम लोगों ने सीटें ज्यादा दी कांग्रेस को, हमने बड़ा भाई माना। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, उसमें हमें बड़ा भाई मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। बड़ा भाई बनने के झगड़े में छोटे भाई आरजेडी ने भी साफ कर दिया है कि उसकी भी तैयारी सभी सीटों पर है। पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह उनके नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तय करेंगे। सीट का जब बंटवारा होने लगेगा तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय करेंगे कि कितने सीटों पे हम लोगों को लड़ना है। बता दें कि 2019 विधानसभा में जेएमएम 41, कांग्रेस 31 और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस में जीबी पटेल और प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने से 33 सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि सीटें कोई मायने नहीं रखती। वहीं इंडिया गठबंधन में बड़े भाई बनने को लेकर हो रही मगजमारी में बीजेपी को चुटकी लेने का मौका दे दिया है। इस झारखंड को यदि कोई बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। चूँकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने झारखंड अलग देने का काम किया है, तो इसे संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आगे भी करेगी। इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। झारखंड में दल बदलने के मामले में विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। इस मामले में 2 विधायक बीजेपी के जेपी पटेल और जेएमएम के लोबिन की सदस्यता खतरे में है। विधानसभा सचिवालय में दोनों विधायकों के खिलाफ विवाद के बिंदु तय कर दिए गए हैं और विधायकों से 24 जुलाई तक जवाब तलब किया गया है। विधानसभा में ऐसी कोई प्रक्रिया थी नहीं, कहा गया वहां पे दे देने के लिए, हमने जवाब दे दिया। उनका कहना है कि हमको जवाब की कॉपी नहीं मिली है, तो एक ऑब्जेक्शन उन्होंने आज दाखिल किया है। उसकी कॉपी मुझे मिलेगा और मैंने जो जवाब दाखिल किया है उसकी कॉपी उन्हें दी जाएगी और उसके बाद तदंतर आगे की प्रक्रिया
की जाएगी। जो कंप्लेन है उसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी बेसिस ही नहीं है। आज तो सिर्फ उनका रिप्लाई के लिए था, जो वो हमको फर्निश किए करेंगे, फिर उसके बाद आगे होगा। चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, तो अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। संविधान और जो झारखंड विधानसभा दल के आधार पर निर्धारणता का जो नियम है, उसके आधार पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। कोर्ट नहीं 1995 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था और लड़ने के बाद भी जेएमएम के साथ ही रहे थे, और आज इस बार भी हमने निर्दलीय लड़ा और वो पार्टी के साथ में ही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के युवाओं को सौगात दी। सीएम ने अलग अलग विभाग के 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम ने कहा, यह पहली नियुक्ति नहीं है, सरकारी और गैर सरकारी नियुक्ति जारी है। विपक्ष इसे रोकने का हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी उत्साहित दिखे, खुश दिखे। कई तरह की बाधाओं के बाद उन्होंने नियुक्ति पत्र को मिला। कितने हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000। जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता बगैर हम अपने कामों में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। काफी टाइम लग गया इसकी तैयारी में, और लगभग लग रहा है ये 2-3 बार कम से कम एग्जाम कैंसिल होने के बावजूद फाइनल स्टेज तक पहुंच पाया। ये मतलब सरकार की दृढ़ इच्छा के चलते ही यहाँ तक पहुंच पाया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था ये ऐसा संभव हो पाता और इतना जल्दी है नियुक्ति पत्र मतलब काफी दिन इंतजार करने के बावजूद मिल गया। झारखंड का जो मूल निवासी है, अपना जंगल और हम लोग का जो आदिवासी है, हम लोग जब भी माइनिंग करते हैं उनको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो, अपने जो लोकल जो ट्राइबल पीपल है उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो और हम लोग का माइनिंग से सबको लाभ हो। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसको कैसे डील किया जाए, बहुत सारी चैलेंजेस है माइनिंग में जिसको हम लोग को डील करना होता है। और अब बात गढ़वा की करते हैं, जहां पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नियुक्ति पत्र बांटा। मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। पूरे जिले में 13 प्रखंड पदाधिकारी को पद रिक्त पड़ा था, जिसे आज पूरा कर दिया गया। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि यह एक अच्छी पहल है। पूरे राज्य की जनता के सहित गढ़वा के भी हमारे युवा आगे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो लोग नौकरियों के लिए आपाधापी करते हैं उसमें भी कमी आएगी, और नियुक्तियों में भी तेजी से सरकार काम कर रही है। निरंतर आज रांची में भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न पदों पर, बहुत सारे विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया जा रहा है। सोच रहेगी कि जिस ब्लॉक में जाएंगे वहाँ का थोड़ा सा जितना हो सके सुचारू रूप से उस प्रखंड को विकास करें, ताकि वहाँ जो पब्लिक है, वहाँ के जो ग्रामीण है, उन लोग का लाभ मिल सके। जो जिस काम के लिए हमको रखा जा रहा है उस काम को पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से करूँगा। हम लोग उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम लोग अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा से करूँगा और ईमानदारी पूर्वक करूँगा। और खबर चाईबासा से है, जहां झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टेन ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा में आवास से संबंधित उठाए गए मामलों के विषय में समिति ने जिले के संबंधित विभागों से जानकारी ली है। सभी संबंधित विभागों की तरफ से अब तक किए गए कार्यों और आगामी कार्यों की जानकारी ली। भवन निर्माण से जो अलग अलग प्रश्न विधानसभा में उठाए गए उससे संबंधित है, और सभी पदाधिकारी से हम लोग प्रश्न पूछे और उसका उत्तर मिला। कुछ का प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसको आवास समिति में भेजने का निर्देश दिया गया है। और झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने आवासीय बोर्ड की जमीन, पक्का मकान या फ्लैट के अवैध तरीके से आवंटन और व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर 294 लोगों को नोटिस भेजा है। इसमें आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो को 3 बार और बीजेपी विधायक
सीपी सिंह को एक बार नोटिस भेजा गया। अब इस नोटिस को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। क्या कहना है इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह और जेएमएम का, आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि हमें तो कोई आवास बोर्ड का नोटिस मिला नहीं है। स्पष्ट रूप से रखें, जिन्हें भी नोटिस मिला है, बहुत सारे को मिला है, हमारे कई परिचित हैं उनको भी मिला है, उससे कोई विचलित होने की बात नहीं। अगर गलत नहीं है तो फिर ठीक है, और अगर गलत है तो फिर बोर्ड अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। और रांची में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डेलीगेशन और HEC के बीच होने वाली बैठक अगले तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। HEC के डायरेक्टर ने कहा है कि HEC प्रबंधन HEC को सही तरीके से चलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सभी के सहयोग के साथ HEC को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। तो यह प्यार करने से, लेकिन अगली तिथि जल्द घोषणा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है वहाँ प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, तो उससे हमारे माननीय मंत्री उससे रिलेटेड है, उनको भी उसमें रहना है और कई उनका व्यक्तिगत काम भी आ गया। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टर पर्सनल भी आए हैं HEC के प्रतिनिधि के तौर पर। हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत सा ऐसा चीज़ें जो इनके माध्यम से भी हो सकता है। HEC के बारे में तो अधिक कुछ बोलना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी, जो हमारा एक दायरा है। लेकिन हम जो प्रबंधन जो है चाहती है कि HEC चले, और HEC चले उसके लिए सारे का सहयोग चाहिए। यहाँ के सरकार का भी सहयोग चाहिए, यहाँ के जितने भी कर्मकार हैं उन सबका सहयोग चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसको HEC को फिर से अपने पाँव में खड़ा करना चाहते हैं। अब ये आज की जो बैठक बुलाई गई थी, ये हमारे राज्य के श्रम मंत्री द्वारा बुलाई गई थी, और इसमें कुछ जितने भी श्रमिक भाइयों का जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए कुछ पहल किए गए थे। और झारखंड के साथ साथ प्रकृति ने गढ़वा को भी अपार सुंदरता से नवाजा है, जहां एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ों से लाच्छादित जंगल है, कल कल करते झरने हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े डैम हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने राज्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से कई जगहों पर ध्यान नहीं दिया है, कई जगह अभी भी अनजान है। ऐसे में गढ़वा में एक अन्नराज डैम है जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था, लेकिन स्थानीय विधायक सह राज्य मंत्री के मंत्री मिथिलेश ठाकुर उक्त डैम को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अन्नराज डैम की, जहां बहुत पहले से काम शुरू किया गया है, लेकिन आज इसकी खूबसूरती तब और बढ़ गई जब उन्होंने वहां नौका विहार शुरू कर दिया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन उन्होंने दीप जलाकर किया। सुंदर पहुंच पथ है। हमारे पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से यहाँ एक बहुत ही आरामदायक सभी सुविधाओं से युक्त आईबी बनाया गया है। आज पेवर्स ब्लॉक लगाकर इसका सुंदरीकरण किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स, आप लोगों ने देखा कि हर तरह का वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स की यहाँ व्यवस्था है। अब सैलानी बहुत तेजी से यहाँ आकर्षित होंगे। और अब आपको रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान लेकर चलते हैं, जहां सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। सोमवार को हुए सरकार के साथ मैराथन वार्ता के बाद सहमति बनी, लेकिन आज सुबह ही सहायक पुलिसकर्मियों ने नकार दिया। सहायक पुलिसकर्मियों ने अपने आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सहायक पुलिसकर्मियों के अनुसार सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वह मांगे 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट में मान ली जाती हैं, तो वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं मान लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, और सरकार तरफ से जनप्रतिनिधि हमारे साथ वार्ता भी करने के लिए आए थे। हम भी अपने प्रतिनिधि, हम लोग भी सहायक पुलिस के प्रतिनिधि, उनसे वार्ता किए, और जब टेबल टॉक में बैठे तो कुछ उतार चढ़ाव इधर से, कुछ उतार चढ़ाव उधर से हो रही थी। बात बनी तो सरकार के तरफ से ज़्यादा अच्छा पहल नहीं किया गया, जिससे कुछ मानदेय में हमारा जो मांग था वो मानदेय में एकदम एक न्यूनतम वेतन के स्तर पर भी नहीं दी जा रही थी। और अब आपको कोडरमा लेकर चलते हैं, जहां जननी सुरक्षा योजना में लाखों की गड़बड़ी मामले में जांच तेज हो गई है। मामला सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। डीडीसी ऋतुराज की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और बारी बारी से घोटाले में शामिल लोगों से पूछताछ की।
पूछताछ के बाद तकरीबन 15 लोगों ने GPR बॉन्ड भी भरवाया गया है। आपको बताएं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक और अकाउंटेंट की मिलीभगत से जननी सुरक्षा योजना के लाखों रुपए का बंदरवाट किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ही महिला के बैंक खाते में एक ही दिन में इस योजना के तहत 12 बार 1414 से की राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावे अकाउंटेंट और लिपिक ने अपने परिजनों के खाते में भी पैसों का ट्रांसफर किया। वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं किस किस के अकाउंट में गया है, और आज भी हम लोगों ने जितने भी लोग के अकाउंट में पैसे गए थे और जो भी इस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड हैं, उन सभी का एक एक करके सबका ही बयान लिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को बैंक अकाउंट से भी, बैंक से भी डेटा मंगवाना है। वो सारी चीज़ें हम लोग लेटर से मांग रहे हैं। जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पानी के लिए तरसते लोगों की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में बोरिंग कर पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर दी है। पानी पीने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है और लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया है। 7 जुलाई को हम लोग ने न्यूज 18 प्रबंधन डी के साथ मरांगसोंगा यहाँ पेयजल संकट के लिए बहुत गहराया था। काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। यहाँ का ग्रामीण एक बाल्टी पानी के लिए 1-1 घंटा का इंतज़ार करना पड़ता था और एक छोटा सा कुआं से वो एक कटोरा में ले लेके पानी को भरने का काम कर रहे थे। तो इसके लिए मैं आला अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में इस समस्या को बारीकी से न्यूज़ 18 ने बहुत गंभीरतापूर्वक उठाया था। देख कर आया, आने के बाद स्थिति बहुत गंभीर था। इसके बाद हम लोग, हमारा जो न्यूज़ 18 की ओर से परमंजन जी आए, आने के बाद उसको दिखाया। वो जो न्यूज़ 18 में जो अपना वहाँ का समस्या को आला अधिकारी तक पहुँचाया, इसके लिए आज सप्ताह 15 दिन के अंदर वहाँ आला अधिकारी का निर्देश आ गया। मरांगसोंगा में न्यूज़ 18 का प्रभाव से आला अधिकारी लोग आज मरांगसोंगा में पानीय जल के लिए आपका बोरिंग भेज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।